वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो करंट अफेयर्स में काफी चर्चा में है। यस, इट इज इजराइल हमास एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ पैलेस्टाइन। इस वीडियो के बारे में काफी सारे बच्चों ने कहा था कि ये इशू बहुत जटिल है समझने के लिए। सो लेट अस इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि ये इशू कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मेंस हो, प्रीलिम्स हो या इंटरव्यू का आने वाले क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से दे पाएंगे, ये मुझे डेफिनेटली एश्योर करता हूं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या देखेंगे हम? पहला, न्यूज में क्यों है। सेकंड, हिस्ट्री क्या है इसकी, जेरूसलेम की क्या हिस्ट्री है, इजराइल अरब वॉर्स क्या है, हमास हिजबुल्लाह क्या है, ओस्लो अकॉर्ड क्या था, टू स्टेट थियरी क्या है, सऊदी रिलेशंस और इजराइल रिलेशंस क्या है, एंड देन एज यूजुअल कंक्लूजन एंड मेंस प्रीलिम्स क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट व्हाई इट वाज न्यूज। न्यूज में क्यों था ये? तो अक्टूबर 7 2023 मतलब रिसेंटली ही इजराइल के ऊपर हमला हुआ है। हमला किसने किया है? हमास ने किया है ना। हमास कौन है? हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया यूएस और मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज ने ना। हमास ने जो अटैक किया जिसमें बहुत सारे इनोसेंट इजराइल नागरिकों की जान चली गई। सो हुएवर इज किलिंग और हिटिंग इनोसेंट पीपल दैट हैज टू बी कॉल्ड एज टेरर अटैक। तो इसका कोई समर्थन नहीं हो सकता, इसकी निंदा ही होनी चाहिए। यहां पे हमास लीडर ने एक स्टेटमेंट दिया है अल जजीरा को। उनका कहना है कि ऑल द एग्रीमेंट्स ऑन नॉर्मलाइजेशन बिटवीन अरब स्टेट एंड इजराइल विल नॉट एंड द कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कहीं ना कहीं इसको करंट अफेयर्स भी लिंक है। तो क्या है ये अरब स्टेट और इजराइल नॉर्मलाइजेशन, वो भी आज ही के वीडियो में देखेंगे। और इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन अलास्का स्टॉर्म ना। जाहिर है इसके डेप्थ में जाने के लिए थोड़ा हमें हिस्टोरिकल जाना पड़ेगा पीछे। पहले जान लेते हैं कि जेरूसलेम हमेशा न्यूज में क्यों होता है। लिसन, जेरूसलेम एक ओल्ड सिटी है एंड विच इज अ होम फॉर वेस्टर्न वॉल और विलिंग वॉल जिसे कहा जाता है, जो कि सैक्रेड है जुडाइज्म में। मतलब ये जूस के लिए भी ये सैक्रेड है। नॉट ओनली दैट, यहां पे जो वॉल है विच ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉर्डर ऑफ द अलास्का कंपाउंड। और अलास्का कंपाउंड की इसमें क्या है? किबला मॉस्क ना। किबला मॉस्क, ये जो मॉस्क है कहा जाता है कि मक्का मदीना के बाद तीसरा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसे। दैट इटसेल्फ मींस यहाँ पे ज्यूज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्यूज, क्रिश्चियन एंड इस्लाम, ये तीनों के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तीनों के लिए इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जूस, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ सर, मंदिर मस्जिद तो अपने यहां भी होती है बट यहां पे आपको इश्यू समझ में आएगा जब आप नेक्स्ट स्लाइड देखोगे। ये है वो एरिया, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहीं पे जूस का वॉल भी है, सैक्रेड वॉल। नॉट ओनली दिस, यहां यहीं पे टेंपल माउंट भी है, यहीं पे मॉस्क भी है और चर्च भी है। दैट इटसेल्फ मींस इनको डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर तीनों एक दूसरे के इतने करीब होंगे तो कभी कभी क्लैशेस अटल हो जाते हैं। ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि मेरा कंट्रोल ये एरिया पे होना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ है। क्यों क्यों यहाँ पे इश्यूज होते हैं उसका कारण सभी को क्लियर हुआ है। प्लीज ये फोटो ठीक तरह से देखना, और अगर और अच्छी तरह से मैप देखना है तो और अच्छी तरह से देखो। जो अगर आप वही जो पहला वाला स्लाइड था वही स्लाइड है। अब यह है इजराइल, यहां पे है वेस्ट बैंक और यहां पे है आपका जेरूसलेम। नाउ लिसन केयरफुली। अभी जो हमने वॉल देखा था वो यहां पे है, जो ज्यूइश के लिए खास है, सैक्रेड है। अलास्का मॉस्क यहां पे है, डोम ऑफ द रॉक यहां पे है, चर्च यहां पे है। मतलब डोंट यू थिंक तीनों के तीनों सैक्रेड जो है हर एक रिलीजन में, तीनों आजू बाजू में ही है। एंड दैट्स द रीजन कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये टेंपल माउंट क्या है? जैसे कि मैंने कहा था कि ये ज्यूस के लिए होलीएस्ट साइट है। कहा जाता है कि यहाँ पे टेंपल माउंट इज सेड टू बी द साइट जहां पे किंग डेविड ने पहला टेंपल बिल्ड किया था। बट और यहां से अब्राहिम हैड प्रिपेयर्ड सैक्रिफाइस फॉर हिज सन आइजैक। बट जो पहला टेंपल था जो बिल्ड किया था डेविड सन सोलोमन, वो डिस्ट्रॉय किया गया किसने? बेबीलोन कॉन्क्वेस्ट में। सेकेंड टेंपल भी बिल्ड हुआ था बट वो भी डिस्ट्रॉय किया गया रोमन इसमें।
तो बचा क्या है, वेस्टर्न और विलिंग वॉल टेम्पल अस्का, जहां पे अल अस्का कंपाउंड स्टैंड्स करता है, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टेम्पल है। दैट्स रीजन इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इतिहास क्या है, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं इजराइल पैलेस्टीन की, और आप बात कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम की और ज्यूइश की। यस, इजराइल पैलेस्टाइन के लिए ये समझना जरूरी था, इसलिए मैंने ये बताया। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट ये बहुत ही ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, और ये समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। ये ओल्ड भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, और ये एक प्रोट्रैक्टेड बैटल भी दिखा जाता है, क्योंकि ये जो बैटल है ये सिर्फ जमीन के लिए नहीं बट कल्चरल भी है, रिलीजन का भी है। मतलब ये एक इंटीग्रल टू आइडेंटिटी समझा जाता है। दैट इटसेल्फ मीन्स अगर ये सिर्फ जमीन का होता तो कुछ और बात होती, बट इससे कल्चर भी लिंक है, इथनिसिटी भी लिंक है, और रिलीजन के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों इसे क्या समझते हैं, अपने आइडेंटिटी के तरफ। एंड दैट्स रीजन इसे सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये टू स्टेट थियरी क्या था और किसने ये किया है। नाउ लिसन केयरफुली। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किसकी थी, ये तो आपको भी पता है, इतिहास में अगर भारत का इतिहास देखा तो आपको भी पता चल जाएगा। सो वैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटिश को ज्यूस की मदद हुई थी। तब कहा जाता है कि उनको ज्यूस को प्रॉमिस किसने किया था, ब्रिटिश ने, कि आपको एक जमीन दी जाएगी। लिसन केयरफुली, यह जमीन पैलेस्टाइन की दी जाएगी ज्यूस को। बोल कौन रहा है, ब्रिटिश। सो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से भारत में ही नहीं, इन्होंने अलग अलग जगह पे भी की थी। अगर आप इसका ये देखेंगे तो ब्रिटेन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये पैलेस्टाइन का जो एरिया था, प्लीज इसके पहले जैसे हमने कहा कि रोम, बाद में ओटोमन एम्पायर और बाद में ब्रिटिश, तो ब्रिटिश ने 1945 के बाद उन्हें एक बात तो पता चल चुकी थी कि इसके बाद वो ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ये इशू पैलेस्टाइन और ज्यूस का जो इशू था इसराइल का, ये यूनाइटेड नेशंस को बोल दिया कि भाई आप इसे सॉर्ट आउट कर दो। मतलब जो यूनाइटेड नेशंस अभी अभी जन्म हुआ था उसके इसमें एक सबसे जटिल इशू दे दिया। और अगर ज्यूस के बारे में देखेंगे तो जर्मन में क्या हुआ ये सभी जानते हैं। जर्मन में जो हुआ था ज्यूस के साथ, वो सभी को सब कुछ गलत किया था जो हिटलर ने किया था। सो जाहिर है ज्यूस को भी लगता था कि अपना एक होमलैंड होना जरूरी है। लिसन केयरफुली, ज्यूस को क्या लगता था, अपना एक होमलैंड होना जरूरी है। सो ये होमलैंड कहाँ पे होगा, हजारों साल जहां से हम चले गए थे या निकाला गया था, वही एरिया जो जेरूसलेम। तो सबसे अच्छी जगह क्या रहेगी, जेरूसलेम। सो ऑब्वियसली मतलब ये एरिया में, तो यहां पे ज्यूइश का आना शुरू हो गया। और जब यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया कि पार्टीशन करते हैं, लिसन केयरफुली, ये पूरा एरिया पहले पैलेस्टाइन था। प्लीज लिसन केयरफुली। और यूएन ने क्या कहा, इसको डिवाइड करते हैं। कैसे, ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है इसे इजराइल, और ये जो दिख रहा है आपको ये अरब को दिया जाएगा। मतलब पैलेस्टाइन, मतलब अरब या मुस्लिम्स के लिए आपका एक स्टेट होगा दैट इज पैलेस्टाइन, और ज्यूस के लिए एक स्टेट होगा उसका नाम होगा इजराइल। इसी को क्या कहा जाता है, टू स्टेट थियरी। ऑब्वियसली ये किसने कहा था, यूनाइटेड नेशंस ने। और जो जेरूसलम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है हर एक को, ऑब्वियसली उसे कहा जाता था कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ही उसे रखा जाता है। नाउ लिसन केयरफुली, ये अरब लोगों ने तो एक्सेप्ट नहीं किया। दिस प्लान वाज रिजेक्टेड, अरब पार्टी रिजेक्टेड, एंड इमीडिएटली इसके बाद फाइटिंग शुरू हो गई, और इसके बाद अरब और इजराइल वॉर स्टार्ट हो गया। नाउ लिसन केयरफुली, अगर आप ठीक तरह से देखेंगे, मैप देखेंगे, तो फिर से मैं पीछे जाता हूं। ये हो गया आपका इजराइल, एक साइड में है इजिप्ट, प्लीज, एक साइड में है इजिप्ट, दूसरे साइड में है जॉर्डन, देन है सीरिया, एंड देन है लेबनान। यू वोंट इमेजिन, इजराइल के ऊपर हर जगह से हमला शुरू हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इजराइल के ऊपर हर जगह से हमला शुरू हो गया। न्यूमें से कि से चारों तरफ से अगर हमला शुरू होता है तो ऑब्वियसली कोई भी हार ही जाएगा। वन, सेकेंड एंड थर्ड, या ऐसे आप फोर्थ भी कह सकते हैं या थर्ड ही कहो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रादर इजराइल ने इन सभी को हराया। इतना ही नहीं, जो एरिया पहले था इससे ज्यादा एरिया अब इजराइल के कंट्रोल में आ गया। मतलब इजराइल इमर्ज एज विक्टोरियस।
बट इसमें हुआ क्या, पैलेस्टाइन का नुकसान हुआ। 7 साढ़े 7 लाख लोग जो पैलेस्टाइन के थे वो डिस्प्लेस हो गए। सो ऑब्वियसली इनको कोई होमलैंड नहीं रहा, तो इसमें से बहुत सारे जो थे वो अलग अलग एरियाज में बस गए। इसी को क्या कहते हैं, नकबा या कैटास्ट्रॉफी। मतलब ये पैलेस्टाइन लोगों के मेमोरी में हमेशा रहा है, क्योंकि पैलेस्टाइन का जो होमलैंड था उसका डिस्ट्रक्शन हुआ, ऐसे वो मानते हैं। एंड इसे कहा भी जाता है बिगिनिंग ऑफ द परसिक्यूशन बाय इजराइल, ये उनका मानना है। तो क्या इसके बाद भी वॉर हुए क्या? यस, इसके बाद भी वॉर हुए। फर्स्ट वॉर हुआ, सेकेंड वॉर हुआ, थर्ड वॉर हुआ। मतलब वॉर तो चलते ही रहे, बट याद रखो हर वॉर के बाद अगर विक्टोरियस कोई आ गया तो वो इजरायली, मतलब ताकतवर कौन बन गया? इजरायली, और वो ज्यादा से ज्यादा लैंड एक्वायर करने लगा। अब 4 वॉर के बाद इतना तो पता चल चुका था कि इजराइल के सामने कोई नहीं टिक पा रहा है। देन समझौते की बात आती है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले समझौते की चाल किसने की? ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ने। ना यू में से कि यूनाइटेड स्टेट्स क्यों मिडल ईस्ट में इतना इंटरेस्टेड था? लिसन केयरफुली, वेस्टर्न कंट्रीज अगर आप ठीक तरह से देखो तो काफी चतुर है। कैसे? डोंट थिंक यही जो मिडल ईस्ट का एरिया है यही रिच रिसोर्सेस है, यहाँ पे ऑयल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी के लिए। सो वेस्टर्न कंट्रीज कैसे भी करके अपना इन्फ्लुएंस वहां पे चाहती थी, और वो इन्फ्लुएंस अगर इसराइल के थ्रू रहता है तो और अच्छी बात है। दैट इटसेल्फ मींस वेस्टर्न कंट्री किसके फेवर में थी? हमेशा मोस्टली इसराइल के फेवर में। सो कैम्प डेविड अकॉर्ड यूएस ने निगोशिएट किया, और किसके बीच में हुआ? इजिप्ट एंड इसराइल। सो दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेशन और एग्रीमेंट हुआ। बट एग्रीमेंट हुआ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रिलेशन नॉर्मल से, क्योंकि रिलेशंस नॉर्मल होने के लिए लोगों के बीच में रिलेशंस नॉर्मल होना बहुत जरूरी होता है, वो कहीं दिखा नहीं। बट वेस्टर्न कंट्रीज क्यों इंटरेस्टेड थी वो भी आपको क्लियर हो गया। देन कम्स द नेक्स्ट, दैट इज अब्राहमिक अकॉर्ड। ना अब्राहमिक अकॉर्ड क्या है? जैसे इजिप्ट ने किया वैसे धीरे धीरे जॉर्डन, यूएई, सूडान, मोरक्को, इन सभी ने इजराइल के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करने की शुरुआत की। इसी को हम लोग अब्राहमिक अकॉर्ड कहते हैं, और धीरे धीरे सऊदी भी इसमें आने लगा है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अचानक मिडल ईस्ट के कंट्रीज या इस्लामिक कंट्रीज हो या अफ्रीकन अचानक इजराइल के साथ क्यों? कुछ तो कारण होगा। प्लीज लिसन, इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट ये रिलीजन का नहीं है। प्लीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसराइल में भी बहुत अरब रहते हैं और पैलेस्टाइन में भी ज्यूज रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कारण क्या है अब देखते हैं। 2010 में अरब स्प्रिंग हुआ था, जिसके तहत बहुत जगह पे लोगों ने आंदोलन किया था, और जो सरकारें थी, मोनार्की थी, उसे हटाने की कोशिश हो चुकी थी। तो ढूंढ देंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सत्ता में थे उनको फॉल्ट लाइंस दिख रही थी कि खतरा क्या है। पहला खतरा। दूसरा, सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सालेम का उदय हुआ था। एंड नॉट ओनली दिस, उन्हें एक बात पता चल चुकी थी कि ऑयल का फ्यूचर नहीं है। दैट इटसेल्फ मींस हमारी जो इकोनॉमी वो टोटली ऑयल के ऊपर डिपेंड है, उसको डाइवर्सिफाई करना होगा। सो अगर डाइवर्सिफाई करना है तो हमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना होगा, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा। बट एग्रीकल्चर का अच्छा एक्टिविटीज या टेक्नोलॉजी में अच्छा कौन है? इजराइल है। सो इजराइल से अगर हम अच्छा रिलेशन रखते हैं तो क्या इश्यू है? दैट इटसेल्फ मीन्स सभी कंट्री अपने रियल पॉलिटिक्स से चलने लगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अपने रियल मतलब अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट से चलने लगी। एंड दैट्स द रीजन सभी ने इजराइल के साथ धीरे धीरे रिश्ते जमाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, ईरान का फैक्टर भी है, क्योंकि ईरान ऑब्वियसली हमेशा वेस्टर्न कंट्री को अपोज करता है। और एक और फैक्टर है, वो है चाइना। क्यों? बिकॉज चाइना ये एरिया में धीरे धीरे अपने डेप्ट या फिर लोन पॉलिसी के थ्रू इंटरफेयर कर रहा है, और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। सो डोंट थिंक चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना जरूरी था, और इसीलिए यूएस ने भी इनिशिएटिव लिए थे। सो ऑब्वियसली चाइना का एंगल भी यहाँ पे है। बट डोंट थिंक ये सारे अकॉर्ड हुए, ये सारे देश एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें अच्छी है। अगर पीस होती है, सब एक साथ शांति से रहती है तो अच्छी बात है। बट मेरा आपसे सवाल है, इस सिप में फिर पैलेस्टाइन का क्या? पैलेस्टाइन का क्या होगा? पैलेस्टाइन इशू कहाँ चला गया? मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ था क्या कि आपके और हमारे रिलेशन अच्छे हो गए, पैलेस्टाइन इशू
बाजू में रखते हैं। शायद आप सोचो इसके बारे में। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर आपने कहा अभी इशू तो क्लियर हुआ है, बट आप ही ने कहा कि सर इजराइल एग्रीकल्चर में काफी अच्छा है, टेक्नोलॉजी में अच्छा है, डिफेंस में इतना अच्छा है कि 3-4 कंट्री एट ए टाइम भी उसको अलग अलग जगह से अटैक करती है, तो भी इजराइल ने हमेशा उन्हें हराया है। दुनिया में मोसाद का नाम है। तो इजराइल में ऐसा क्यों हुआ? इजराइल के पास तो एक आयरन डोम सिस्टम भी है। क्या है ये आयरन डोम सिस्टम? ये एक एयर ग्राउंड टू एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब क्या? अगर कोई रॉकेट बाहर से आता है तो इजराइल के ये सिस्टम के थ्रू उस रॉकेट को हवा में ही हिट किया जाता है और उसे गिराया जाता है। और ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कॉस्टली वेपन है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इतना अच्छा आयरन डोम सिस्टम है, दुनिया में इसका नाम है, फिर क्यों हमास का अटैक रिटेलिएशन नहीं हुआ इजराइल के थ्रू? लिसन, एक बात यहां पे हमेशा याद रखो। डेफिनेटली इजराइल के पास बहुत अच्छा सिस्टम है, बट अगर आप कंपेयर करोगे तो हमास के रॉकेट हमास के रॉकेट जो है वो लोकली मेड है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लोकली, मतलब इसकी कॉस्ट रहेंगी $80 या उसके आसपास। वेयर इजराइल का सोफिस्टिकेटेड वेपन है, मतलब ये जाएगा उससे कई गुना ज्यादा। मतलब एक हमास का रॉकेट गिराने के लिए आपको उससे कई गुना ज्यादा कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी। देन कम्स द नेक्स्ट, क्या ये अच्छा है? नागरिकों की जान अगर बचती है तो डेफिनेटली ये अच्छा है इन द पॉइंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, बट इसकी भी एक लिमिटेशन है। क्या? डोंट यू थिंक आपके आपके आयरन डोम एट ए टाइम कितने रॉकेट को रोक सकता है? फॉर एग्जाम्पल, यहां से 2 रॉकेट आ गए, आपने गिरा दिए। यहां से 20 रॉकेट आ गए, आपने गिरा दिए। बट यहां से अगर 5,000 रॉकेट एट अ टाइम आते तो आपकी आयरन डोम सिस्टम कितने को इंटरसेप्ट कर पाएगी और कितने को गिरा पाएगी? ठीक है, 5,000 में से 2,000 गिर गए, 3,000 तो हिट करेंगे ही ना। ये एक बहुत बड़ी सीख पूरे दुनिया को है। मतलब ये जो कॉम्प्लेसेंसी होती है हमें कि हमारे पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, सबसे अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो S-400 हो, आयरन डोम हो, या थिएटर मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, वॉट एवर इट मे बी, बट अगर अपोनेंट कुछ ऐसी चाल खेलता है तो डेफिनेटली आप ट्रबल में आ सकते हैं। तो यही है इसराइल का आयरन डोम सिस्टम, जो वर्क तो हुआ बट हमास का अटैक बहुत ही हैवीली था। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर ये PLO क्या है? नाउ लिसन केयरफुली। इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में चर्चा के लिए पैलेस्टाइन की तरफ से पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, और ये जो आप देख रहे हैं ये है यासर अराफत, जो कि फतह के लीडर थे। बट फतह और हमास में बहुत डिफरेंस है। यासर अराफत सेक्युलर थे, प्लीज, सेक्युलर थे। वो इसराइल का एंटिटी मानते थे, बट वो पैलेस्टाइन भी चाहते थे। मतलब क्या? दोनों में बहुत ही अंतर है, फतह और हमास में। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर हमास क्या है? लिसन केयरफुली। हमास पैलेस्टाइन का लार्जेस्ट मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप है, मैंने मिलिटेंट कहा है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर हमास आया कैसे? लिसन केयरफुली। हमास का जन्म 1980s के आसपास माना जाता है, जब फर्स्ट पैलेस्टाइन इंतिफादा हुआ था। क्यों? लिसन केयरफुली। अभी हमने बात की यासर अराफत की, फतह की और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। माना जाता था कि हमास मिलिटेंट था, और ये फतह को क्रिटिसाइज करता था कि आप बहुत ही मॉडरेट हो, आप बहुत ही समझदारी बातें करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, अगर इश्यू सॉर्ट आउट करना है तो मिलिटेंट मूवमेंट होना चाहिए। और 1980s में ये स्टार्ट हुआ, और 1987 के बाद ये और ज्यादा स्प्रेड होने लगा, एंड यही है वो हमास। देन कम्स द नेक्स्ट, हमास के साथ हमने और एक वर्ड सुना है, वो है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह, उसका नेम का मीनिंग है पार्टी ऑफ गॉड। है ये कहां से? ये भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ का है? लेबनान। लेबनान कहाँ? इजराइल के ऊपर नॉर्थ में। ये भी क्या कहता है? ये भी हमेशा इजराइल का ऑक्यूपेशन इन वेस्ट एशिया उसे हमेशा अपोज करता है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को ये हमेशा अपोज करता है। हिजबुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का एक बहुत बड़ा हेवीली आर्म नॉन स्टेट एक्टर है। प्लीज, मैं नॉन स्टेट एक्टर कह रहा हूं। मतलब हिजबुल्लाह एक बहुत ही बड़ा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे टेरर अटैक करता रहता है। तो हमास भी क्लियर हो गया, हिजबुल्लाह भी क्लियर हो गया, और फतेह भी क्लियर हो गया। देन कम्स द नेक्स्ट
किससे ये इंतिफादा क्या था? इंतिफादा इज एन अरेबिक वर्ड, मतलब क्या? शेक ऑफ करने का। 1987 में इसे यूज करना शुरू हो गया। किस लिए? अपराइजिंग अगेंस्ट इजराइल प्रेजेंस इन वेस्ट बैंक। इजराइल का प्रेजेंस था कहां पे? एक तो वेस्ट बैंक में, मतलब अगर आप इसे इजराइल देखोगे तो वेस्ट बैंक का एरिया और गाजा स्ट्रिप, ये एरिया में जो प्रेजेंस था इसके खिलाफ। पहला इंतिफादा कब शुरू हुआ? 1987, 4-5 साल चला, और दूसरा 2000 से 2005। कहा जाता था कहीं ये तीसरा इंतिफादा ना हो। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हमने एक और नाम चीज सुना है, दैट इज योम किप्पुर वॉर। ये योम किप्पुर वॉर कब हुआ था और ये क्या है, और ये आज के वॉर से कैसे लिंक है? लिसन केयरफुली। 50 साल पहले 1973 में सेम पीरियड में, थोड़ा एक आध दिन आगे पीछे, इसराइल पे फिर से अटैक हुआ था। और एक साइड में इसराइल था और दूसरे साइड में इजिप्ट, सीरिया और बाकी लोग थे। मतलब इसराइल के ऊपर पहले भी अटैक हो चुका है। तो आता है सवाल से, इसराइल का सिस्टम इतना अच्छा है, उनका मोसाद इंटेलिजेंस बहुत दुनिया में नाम है उसका, उसका टेक्नोलॉजी अच्छा है, कैमरा सिस्टम उनका, क्या कहते हैं, फेंसिंग सिस्टम अच्छा है। तो इतना सब होने के बाद भी क्यों? क्योंकि ये जो पीरियड है, कहा जाता है वहां पे एक फेस्टिवल जैसा होता है जहां पे लोगों को लीव होती है, बहुत सारे आर्मी के लोगों को। सो इस वक्त ऐसा कुछ होगा ऐसा वो नहीं मानते थे। सो कैन आई सिंपली से इजराइल गॉट बाय सरप्राइज, सरप्राइज अटैक के जैसे हुआ। नो डाउट इस वॉर के बाद भी अगर आप देखेंगे तो इजराइल ही जीत गए। बट डज दैट मीन जीत ही फाइनल होती है? नहीं, कहीं ना कहीं ये उन्हें भी पता था, इजिप्ट और बाकी कंट्रीज को, कि इसराइल को हम हरा नहीं सकते। बट शायद इस अटैक के बाद इजिप्ट चाहता होगा कि इसराइल अभी बातचीत के टेबल पे आ जाए। सी, हमेशा आप अटैक करते तो उसका एक ही कारण नहीं होता कि आपको हराना। हमें पता है हम आपको हरा नहीं सकते, बट ये भी तो कारण हो सकता है कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं, सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विच ईदर लेट अस स्टार्ट निगोशिएशन। ये भी एक हो सकता है, एक स्ट्रेटेजी कहा जाता है। और यही है योम किपुर वॉर, 50 साल के बाद फिर से रिपीट होते हुए दिखा हमें। देन कम्स द नेक्स्ट। सो ये ओस्लो अकॉर्ड क्या था? अब धीरे धीरे हमने देखा कि एक एक करके सभी देश क्या करने लगे थे, इसराइल के साथ रिलेशन अच्छा बनाना चाहते थे। यहाँ पे यूएस का एक बड़ा रोल था। यूएस चाहता था इसराइल और पैलेस्टाइन इनका इशू सॉर्ट आउट कर दे। सो बिल क्लिंटन के पीरियड पे ये इशू सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, जहां पे अकॉर्ड में कहा गया था पैलेस्टाइन का सेल्फ डिटर्मिनेशन का, एंड पैलेस्टाइन स्टेट अलोंग साइड इसराइल, मतलब पैलेस्टाइन एक स्टेट होगा और इसराइल दूसरा स्टेट होगा। बट अचानक बॉम्बिंग शुरू हो गई, मतलब ओस्लो अकॉर्ड सक्सेसफुल नहीं रहा, ये मान सकते हैं। देन कम्स द क्वेश्चन कि सर कौन नहीं चाहता था? आज के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, ये इसके बहुत खिलाफ थे ओस्लो अकॉर्ड के, और वही इसके बाद पावर में आ गए। और एक बहुत बड़े नेता की उस वक्त हत्या भी हुई। उनका नाम क्या है आप ढूंढ लेना। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये आईएमएसी यहाँ पे बीच में क्यों आ रहा है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या चाइना और रशिया का यहाँ पे कोई एंगल है? क्या ईरान का कोई एंगल है क्या यहाँ पे? डोंट थिंक। रिसेंटली G20 का मीटिंग हुआ है, और G20 के मीटिंग में एक बात क्लियर हो चुका है कि इंडिया से मिडल ईस्ट होके यूरोप को कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगर ये कनेक्टिविटी होती है तो ये किससे ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है? चाइना को। मतलब चाइना का जो ट्रांसपोर्ट के जो प्रोजेक्ट है बहुत बड़े, वन बेल्ट वन रोड वगैरह, उसके लिए एक चैलेंज ही हो गया। नॉट ओनली दिस, ये किसके थ्रू जा रहा है? सऊदी, यूएई एंड जर्मन, फ्रांस, वहां तक जा रहा है। दैट इटसेल्फ मींस सऊदी हो, यूएई हो, जॉर्डन हो, इजराइल हो, ये सारे इसके पार्ट होंगे। तो अगर इन सबके रिलेशन अच्छे हो गए तो प्रॉब्लम किससे होगी? तो प्रॉब्लम किससे होगी ये आप भी सोचो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमास ने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमास ने इसराइल के ऊपर अटैक तो किया। प्लीज, ये है आपका इसराइल, छोटा सा रीजन, इसराइल के ऊपर अटैक करके कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमास किसी और के इशारे पे ये काम कर दिया। हमास ने, चाहे कोई और कंट्री हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप समझदार हो, बट उसके वजह से एक ऐसा इश्यू हो गया कि इसराइल का रिटेलिएशन बहुत ज्यादा होगा।
और इससे पैलेस्टाइन पीस प्रोसेस बहुत हद तक खराब हो जाएगी और इसमें अंततः नुकसान होगा वो पैलेस्टाइन के लोगों का और इजराइल के लोगों का, दोनों का। तो क्या ये भी कारण है? ये भी आपको सोचना जरूरी है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकता है? कंक्लूजन हर बार निकालना जरूरी नहीं होता। मैं सिर्फ आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं, ये आप खुद इसको डिसाइड करो। ये है 1917 का ब्रिटिश पैलेस्टाइन। प्लीज, 1917 का ब्रिटिश पैलेस्टाइन, मैंने पैलेस्टाइन कहा है, जो येलो कलर में दिख रहा है आपके सामने। और ये है 2020 का पैलेस्टाइन, उसमें भी बहुत कम एरिया। और ये है आपका गाजा पट्टी। अब आपके सामने सब कुछ है। यह है पैलेस्टाइन 1917 का ब्रिटिश पैलेस्टाइन, और यह है आपके सामने पैलेस्टाइन। और जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, यह है इजराइल का बढ़ता एरिया। आई होप क्लियर हुआ है आपको जो मुझे कहना है, या आप भी समझदार हो। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब मेंस के लिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है? मेंस के लिए क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस इंडिया एंड इजराइल रिलेशन इन कॉन्टेस्ट विद पैलेस्टाइन एंड अरब वर्ल्ड, मतलब पैलेस्टाइन और अरब वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में। क्योंकि अगर आप देखेंगे थ्रू आउट सिंस 1947 से लेके आज तक इंडिया ने पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट किया, इवन महात्मा गांधी जी ने भी सपोर्ट किया, और वही आइडिया को बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सपोर्ट किया था। डज दैट मीन हमने इजराइल से रिलेशन नहीं रखे थे? ऐसा कुछ नहीं था। पैलेस्टाइन कॉज को सपोर्ट किया था, इसका मतलब ये नहीं कि इजराइल ज्यूज के लिए सिंपैथी नहीं थी, सिंपैथी थी। बट पैलेस्टाइन की बाजू अगर सही लगी तो उसकी साइड, इजराइल की लगी तो उसकी साइड। इंडिया का स्टैंड हमेशा ऐसा रहा है कि जो हमेशा बैलेंस रखता है ना। यहाँ पे इनिशियल पीरियड से अगर देखेंगे हम लोग तो स्टैंड बैलेंस था। बट 1988 के बाद, राजीव गांधी सरकार के बाद, इजराइल से रिलेशन इंप्रूव होना शुरू हो गया। वही कंटिन्यू हुआ नसीराव सरकार के साथ, वही हुआ वाजपेयी सरकार के साथ, और वही हुआ आज मोदी सरकार के साथ। मतलब ये एक कंटिन्यूटी में हमें दिखता है। मतलब भारत सरकार ने भी इसका क्रिटिसिज्म किया है कि यस, हमास ने जो अटैक किया है वो सरासर गलत है। बट एट द सेम टाइम, क्या वॉर से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? क्यों? बिकॉज आप जो गाजा पट्टी की बात करते हैं वो एक बहुत ही छोटा एरिया और डेंस एरिया, और इस डेंस एरिया में 20 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। आई रिपीट, 20 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। सो यहाँ पे जितना दिन वॉर चलेगा, ह्यूमन राइट्स के इशू तो होंगे ही। देन ऑब्वियसली यू मे से कि सर टेरर अटैक हुआ, वहां पे भी तो ह्यूमन राइट्स, यस वहां पे भी तो ह्यूमन राइट्स हुए। बट मेरा आपको ये कहना है कि आप टेक्नोलॉजिकली, लिसन केयरफुली, आप टेक्नोलॉजिकली कितने भी सुपेरियर हो, मिलिट्रीली सुपेरियर हो, आपकी विक्ट्री हमेशा हुई है। बट स्टिल मेरा आज भी आपको कहना है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्या? देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इजराइल का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी इसमें रोल है? क्यों? बिकॉज इजराइल में डोमेस्टिकली क्या चल रहा है ये सभी को पता चल रहा है कि डोमेस्टिकली नेतन्याहू की लीडरशिप कैसे वर्क हो रही है, जुडिशरी के पावर्स कैसे कर्टल किए जा रहे हैं, हमास को किसने बढ़ावा दिया था, ये मुझे मत पूछो, इजराइल के न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। सो बिफोर मेकिंग एनी ओपिनियन बाय जस्ट व्यूइंग एक वीडियो, प्लीज थोड़ा सर्च करो, आपको बहुत सारी बातें अच्छी पता चलेंगी। सो ये है आपका मेंस का क्वेश्चन। देन कम्स द नेक्स्ट, प्रीलिम में क्या आ सकता है? लिसन, प्रीलिम में यूपीएससी काफी बार आपको सिर्फ मैप दे सकता है, और मैप में आपको एरियाज फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। फॉर एग्जांपल, ये है इजराइल का मैप। देन कम्स द नेक्स्ट, सर अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो एरिया कौन सा है? ये है गाजा पट्टी। सो ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला सकता है नंबरिंग देके। सो ये हो गया गाजा, और ये हो गया आपका वेस्ट बैंक, जहां पे पैलेस्टाइन रिसेंटली, जेरूसलम। देन नीचे क्या है आपका? इजिप्ट, ये साइड में जॉर्डन, सीरिया, लेबनान एंड मेडिटेरियन सी। तो यूपीएससी नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछती है। सो प्लीज इसको प्रिपेयर करके जाना। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।